हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के फंक्शन को डिस्कस किया था। आज उसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करके उसका कोऑपरेटिव इफेक्ट वगैरह को हम इक्वेशन के थ्रू समझेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है हमारे पास, हमें पता है कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि मायोग्लोबिन तो उसको स्टोर करता है जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा लाई गई थी, और हीमोग्लोबिन क्या करता है जो हमारे लंग्स में जो एक ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं उस ऑक्सीजन को हमारी मसल्स तक पहुंचाता है। जैसे ही मसल्स तक वो पहुंचता है, मसल्स के हमारा लो प्रेशर होता है और हमारे लंग्स में हाई प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हमारी क्या करती है, गैस वहाँ पे मूव करती है। जब वो हमारे लो प्रेशर की तरफ मीन्स मसल्स में जब वो पहुंच जाते हैं तो मायोग्लोबिन उसको पिकअप कर लेता है और उसको स्टोर कर लेता है। जब भी हम कोई भी काम करते हैं, जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उस टाइम पे वो ऑक्सीजन मायोग्लोबिन के थ्रू क्या करती जाती है, दे दी जाती है, और हम रेस्पिरेशन के थ्रू उसको गेन करके वहाँ पे ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन करके वहाँ पे एनर्जी को गेन कर लेते हैं। जब ये प्रोसेस होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो O2 गैस है वो इस टाइम पे जब हम मसल्स की बात कर रहे हैं, मसल्स के टाइम जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन आया था ब्लड से, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है वहाँ पे डिसोशिएट हो जाता है, ऑक्सीजन को वहाँ पे क्या कर देता है, वो छोड़ देता है। और वो ऑक्सीजन जब हमारे मायोग्लोबिन से कंबाइन हो जाती है तो मायोग्लोबिन की जो अफिनिटी की बात करें तो मायोग्लोबिन की जो अफिनिटी होती है वो लो प्रेशर पे हाई प्रेशर पे कैसी रहती है, इक्वल ही रहती है। इसीलिए ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ने तो क्या करा, छोड़ दिया, और वहीं पे मायोग्लोबिन ने उसको क्या कर लिया, पिकअप कर लिया, क्योंकि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे मायोग्लोबिन की कोई भी यूनिट पे, और ना ही वहाँ कोई कोऑपरेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। रीज़न क्या है, जब हम इसकी इक्विलिब्रियल रिएक्शन देखेंगे तो हमें वहाँ पता चलेगा कि केवल एक ही केमिकल रिएक्शन वहाँ पे होती है, मायोग्लोबिन एक ऑक्सीजन से कंबाइन होकर मायोग्लोबिन ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेता है। और जब हमने हीमोग्लोबिन में कल क्लास में देखा था कि हीमोग्लोबिन में क्या होता था, वहाँ पे ऑक्सीजन 4 बार कंबाइन होता था, क्योंकि वहाँ कोऑपरेटिव इफेक्ट आता था जिसकी वजह से वहाँ पे रेट आती थी K1 K2 K3 K4। तो वहाँ पे हम कंपेयर करते थे कि अगर K4 ज़्यादा होती है, आसानी से जल्दी से ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है, क्योंकि वहाँ कोऑपरेटिव इफेक्ट लगने लग जाता है पहले वाली ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, तो यहाँ मायोग्लोबिन की जब हम केमिकल रिएक्शन को देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा वहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा होगा, कि जैसे मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो मायोग्लोबिन ऑक्साइड की वहाँ फॉर्मेशन हो जाएगी। ये एक हमारी इक्विलिब्रिया की रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। जब हम इसकी रेट निकालेंगे इस इक्वेशन की किस हिसाब से ये हमारा मूव कर रहा है, ये रिएक्शन किस टाइप से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है कि कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन क्या है, MbO2, तो वो हमारा ऊपर लिखा जाएगा, और डिवाइडेड बाय किसे करना है, हमें रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। तो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन क्या होगी यहाँ पे, Mb और O2। तो ये हमारा क्या आ गया, रेट की इक्वेशन आ गई कि रेट हमारे यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगी कि कितना प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हुआ और कितना हमारा रिएक्टेंट हमने कंज्यूम करवाया। यहाँ फिर हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑक्सीजन जो हमने गैस ली है, जो हमने ऑक्सीजन का जो इनहेल की थी, उस ऑक्सीजन को हम पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में यहाँ पे लिख देते हैं। जो हमारा ऑक्सीजन है उस O2 को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, P से। P हमारे यहाँ क्या बन गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब इसमें एक नेक्स्ट टर्म और इंक्लूड की जाती है, वो नेक्स्ट टर्म कौन सी आती है यहाँ पे, फ्रैक्शनल ऑक्सीजन सैचुरेशन। फ्रैक्शनल ऑक्सीजन सैचुरेशन जो थीटा होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका कितना कंसंट्रेशन है मायोग्लोबिन का कि जो ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ है। ठीक है, कि हमारा टोटल मायोग्लोबिन कितना था, टोटल हमारा मायोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कितना कंबाइन हुआ, वो हमें यहाँ पे उन दोनों का हमें रेशो लेना होता है। तो यहाँ रेशो की अगर बात करें थीटा की, तो क्या हो जाएगा, रेशो होगा मायोग्लोबिन का ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ डिवाइडेड बाय टोटल मायोग्लोबिन जो कि हमारा सिंपल प्रेजेंट था, सिंपल फॉर्म में बिना ऑक्सीजन से कंबाइन हुए, वो कितना है, और मायोग्लोबिन ऑक्साइड कितना है। तो हमारे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मीन्स कितना बना हमारा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कैसे कर देते हैं कि हमारे पास अनसैचुरेशन टाइप में हमारा मायोग्लोबिन वहाँ कितना प्रेजेंट है, टोटल कंसंट्रेशन हमारे मायोग्लोबिन की कितनी थी। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है। फिर हम क्या करते हैं, देखो दो इक्वेशन हमारी यहाँ बन गई है, एक हमारी रेट की इक्वेशन बन गई है और एक हमारी सैचुरेशन की इक्वेशन बन गई है। जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास यहाँ से K की वैल्यू क्या निकल के आती है, थीटा अपॉन में 1 माइनस थीटा इंटू P। ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है रेट। यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है इस इक्वेशन से, यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो हमारी रेट होती है वो थीटा पे भी डिपेंड करती है और यहाँ पे प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। यहीं फिर भी जब हम इस इक्वेशन को जब क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ से जब थीटा की वैल्यू निकालते हैं, थीटा की वैल्यू हो जाती है KP अपॉन में 1 प्लस KP। ये थीटा यहाँ से क्या बताया हमने कि ये थीटा बता रहा है कि कितना आपका सैचुरेशन हो चुका है, वो डिपेंड करेगा हमारा कितना पार्शियल प्रेशर है उस गैस का, पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ से क्लियर होगा हमारे पास कितना सैचुरेशन है और कितना हमारे पास यहाँ पे बात की गई है। देखो पहले ग्राफ ही समझ लेते हैं।
ग्राफ में क्या है यहाँ पे कि जब हम मायोग्लोबिन का और हमारा हीमोग्लोबिन का दोनों का जब हम ग्राफ देखते हैं सैचुरेशन के साथ और पार्शियल प्रेशर के साथ, ये हमारा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, ये हमारा फ्रैक्शन का सैचुरेशन है, कितना सैचुरेशन वहाँ पे हुआ है। तो मायोग्लोबिन की बात करें तो मायोग्लोबिन में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास 50% यहाँ पे सैचुरेशन हो जाता है। जब हमारे पास प्रेशर बहुत लो है, कम कितना मान सकते हैं यहाँ प्रेशर, बिल्कुल माइनर सा ही प्रेशर है। देखो अगर इसको लाइन या नीचे लेके आए तो बिल्कुल इतना थोड़ा सा प्रेशर पे ही हमारे पास सैचुरेशन आ चुकी है। मतलब कि 50% यहाँ पे जो मायोग्लोबिन था वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो चुका है, सैचुरेशन पॉइंट यहाँ पे आ चुका है। फिर और थोड़ा सा प्रेशर जब हम बढ़ाएंगे तो हमारा मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ और ज़्यादा अच्छे से कंबाइन होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमारे पास मायोग्लोबिन में अब कितना ही ऑक्सीजन को दे दो, अब वहाँ पे सैचुरेशन आ चुकी है, अब वो वहाँ पे और ज़्यादा उससे कंबाइन नहीं हो सकता। ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, ये प्रोसेस हमारी होती है लंग्स के अंदर। ये वाला पॉइंट हमारा लंग्स वाला आ जाता है, और ये वाला पॉइंट हमारा आता है मसल्स वाला। कि मसल्स में क्या है कि जैसे थोड़ा थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा है तो हमारे पास उसकी कंडीशन भी थोड़ी इंक्रीज़ होती जा रही है। उसी में अगर हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन पॉइंट आता है 50% जो सैचुरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर पे होती है। कितना मान सकते हैं यहाँ पे, जैसे 26 स्टोर यहाँ बताया हुआ है, लगभग 26 स्टोर प्रेशर की ज़रूरत होती है तब जाके सैचुरेशन आता है। मतलब मायोग्लोबिन का सैचुरेशन पहले आ गया, हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन क्या आया, बाद में आया। इसका मतलब ये है कि जो मायोग्लोबिन है उसकी टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है ऑक्सीजन से कंबाइन होने की, हीमोग्लोबिन की कम है। मायोग्लोबिन थोड़े से प्रेशर पे ही अपना सैचुरेशन पॉइंट ले आता है, मीन्स वो बहुत ज़्यादा उससे कंबाइन हो चुका होता है, और उस टाइम पे हीमोग्लोबिन तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। ठीक है, हीमोग्लोबिन कहीं हाई प्रेशर पे जाके सैचुरेशन को शो करता है। और दूसरा एक चीज़ और समझ सकते हैं यहाँ पे कि देखो जो मायोग्लोबिन का हीमोग्लोबिन का जो कर्व है, मायोग्लोबिन का जो कर्व आता है ये हमारा आता है हाइपरबॉलिक कर्व, और जो हीमोग्लोबिन है इसका कर्व आता है सिग्मोइडल कर्व। सिग्मोइडल कर्व हमारा होता है एस टाइप का, मतलब यहाँ थोड़ी सी एस टाइप की कर्व बन के आती है। देखो यहाँ दिखाई भी दे रही है, ये हमारी थोड़ी सी एस टाइप की कर्व होती है। ठीक है, तो ये जो एस टाइप की कर्व जो आई है हमारी हीमोग्लोबिन की, ये क्या हमें रिप्रेजेंट करती है, क्या इंडिकेट करती है, ये हमें बताती है कि आपका कितना ऑक्सीजन हमने डिलीवर किया है। ठीक है, ब्लड के द्वारा कितना ऑक्सीजन यहाँ पे डिलीवर किया गया है हमारे टिश्यू को। अगर हमारा टिश्यू क्या करता है, उस ऑक्सीजन वहाँ हीमोग्लोबिन को अगर कंबाइन करके रखता है, टिश्यू में जाके नहीं छोड़ता, तो हमारी कर्व कैसी आती, हाइपरबॉलिक कर्व ही आती, जैसे कि मायोग्लोबिन की आई थी, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुआ है, अब भी बाइंड है, ऑक्सीजन ने कभी छोड़ा ही नहीं मायोग्लोबिन को। लेकिन यहाँ पे हमारा एस टाइप का है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब हमारे पास स्टार्टिंग में जब ऑक्सीजन लेके चला था ब्लड, उस टाइम पे वो ऑक्सीजन के साथ बहुत अच्छे से कंबाइन था, लेकिन जैसे ही वो लंग्स के अंदर पहुंचा तो वहाँ जाके उसका डिसोसिएशन हो गया, और वहाँ जाके उस हीमोग्लोबिन ने अपना ऑक्सीजन को छोड़ दिया। इसीलिए उसका जो कर्व है वो थोड़ा सा सिग्मोइडल कर्व आता है। अगर इस टाइप की प्रोसेस नहीं होती तो मायोग्लोबिन जैसा ही वो कैसा कर्व देता, वहाँ पे हाइपरबॉलिक कर्व देता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि लगभग आपका 95% सैचुरेशन जब होगी, पूरा 100% सैचुरेशन की बात करें, 95 सैचुरेशन की बात करें तो वो 100 टोर पे जाके होगी। ठीक है, और अगर 50% की बात करें तो वो कुछ 26 या 25 टोर के आसपास होगी। और मायोग्लोबिन के केस में ये हमारे पास बिल्कुल 10-15 पे ही क्या हो जाती है, सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। तो इसलिए हम यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि मायोग्लोबिन ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी दिखाता है कंपेरिजन टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने जो सैचुरेशन की बात करी है उसकी हम इक्वेशन भी से भी समझा सकते हैं। इक्वेशन से कैसे समझाएंगे कि देखो यहाँ पे के हमारा क्या था, θ/1 - θp, ये चीज़ थी। तो अब पार्शियल प्रेशर की हम बात कर रहे हैं कि जब हमारा पार्शियल प्रेशर क्या है, हाफ हो चुका है, हाफ पॉइंट प्रेशर पे क्या हो गया, वो सैचुरेशन आ गया, तो सैचुरेशन भी कितना हो गया होगा, 0.5। मतलब जब हमारा प्रेशर अगर आधा हो चुका है तो हमारा सैचुरेशन भी क्या हो जाता है, वहाँ पे हाफ सैचुरेशन हो जाता है, 50% सैचुरेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ के की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1/P1/2। मतलब जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो के इन्वर्स से रिलेट करने लग जाता है। किस टाइम पे, जब हमारा 50% सैचुरेशन हो चुका है। मतलब कि अब हम क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो हमारी रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ये इसका इक्वेशन का कहने का मतलब ये है कि जब हमारा 50% सैचुरेशन हो चुका है उसके बाद भी अगर हम प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे तो हमारी जो रेट होती जाएगी वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। मतलब अब कोई इफेक्ट नहीं आएगा प्रेशर का हमारे पास कॉम्बिनेशन के ऊपर। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे पॉइंट था। उसके बाद अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आपका कर्व आया है उस कर्व का इफ़ेक्ट क्या पड़ा है। इफ़ेक्ट यही पड़ा है कि मायोग्लोबिन वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से अटैच हो गया और हीमोग्लोबिन वहाँ पे कम अटैच हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे यहाँ क्लियर होता है कोऑपरेटिव इफेक्ट का और मायोग्लोबिन के फंक्शन का और हीमोग्लोबिन के फंक्शन का। अब एक नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड
का ट्रांसपोर्ट और बोर इफेक्ट, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे करता है हमारा हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की प्रोसेस के दौरान, और वहाँ पे एक बोर इफेक्ट आता है बीच में, वो बोर इफेक्ट क्या होता है, तो वो हम बोर इफेक्ट किस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।